हमारे मध्य उपस्थित हैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज, और अपना ये जो बैनर आप पीछे पढ़ पा रहे हैं, ओमकार सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में आपका ये केंद्र है। वहाँ से सनातन धर्म यात्रा इस नाम से आपने एक अभियान शुरू किया है, जो कि हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ था, और जिसे हम दिनांक से कहें तो 2 अप्रैल 2022 से ये जो यात्रा शुरू हुई, राजस्थान के सभी जिलों में आगे बढ़ती हुई, और इसका जो 32वां पड़ाव है, वो 32वां पड़ाव आज अपने नागौर जिले में है। भाई श्री से निवेदन करता हूँ, आप इस सनातन धर्म यात्रा का उद्देश्य, इसकी उपलब्धियाँ और आपके जो शुभ संकल्प हैं उनकी जानकारी देवें, और हमारे बच्चे जो विद्यार्थी हैं और हम सब हैं, आप जो है हमको आशीर्वाद प्रदान करें। हर शब्द तेरा हर रात तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हमें पार देवा। बोले भारत माता की। युवाओं वाली जय लगाओ, बुजुर्गों वाली नहीं। बोलो भारत माता की। हाँ हाँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी शर्मा जी, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे बहन भाई, आधे घंटे का यह सत्र आपके लिए बहुमूल्य हो सकता है। जैसे कि सर ने अभी बताया कि 3 लाख से ज्यादा युवाओं से पूरे राजस्थान भर में जितने भी स्कूलों को, कॉलेजों को और कोचिंगों को आप जानते हैं, चाहे वो कोटा का एलन हो, मोशन हो, चाहे सीकर का सीएलसी हो या प्रिंस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे आईआईटी, एलएलबी, एमबीए के स्टूडेंट हो, इस पूरे राजस्थान भर में ऐसे कोई छात्र, यूनिवर्सिटीज या कॉलेज, स्कूल नहीं है जहां पर मैं गया ना हूं और मेरा वक्तव्य वहां न हुआ। पर मेरा हमेशा से गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ भाव ज्यादा रहा है। प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में जाना मैं पसंद करता हूं। तो ये जो आधे घंटे का सत्र है, ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। 2 प्रश्न मैं आपसे करूंगा, उसके साथ में उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं? पक्का पक्का? क्या बनना चाहते हैं? एक सफल व्यक्ति। ठीक जवाब दिया। अभी कोटा में मैंने कार्यक्रम किया, तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि क्या बनना चाहता है, तो उसने कहा गुरुजी पैसे वाला। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले मेरे पास 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही घर हो, इतना पैसे वाला। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी, लड़कियां भी। उस लड़के का नाम था वरुण। क्या नाम था? वरुण। पैसे वाला कितना? बोले 20 गाड़ी, 20 मोबाइल, 20 घर, इतना पैसे वाला। कुछ लड़कियां भी बैठी थी। मैंने उससे पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? एक लड़की ने कहा सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हो? वरुण की पत्नी। ये इतना पैसे वाला होगा, इसकी पत्नी बन जाऊं काफी है। तो हमें ये निश्चित करना है
कि हमें क्या बनना है, उसके बाद में निश्चित करना है कि कैसे बनना है। आप देखेंगे, आपको अभी यहां से कोलकाता निकलना हो तो आप घर से सीधा ही बैग उठा करके निकल जाएंगे कि कुछ मैप तैयार करेंगे कि मुझे कैसे जाना है और कितने समय में जाना है। कोलकाता मुझे अगर 3 दिन बाद में पहुंचना है तो मैं ट्रेन से भी पहुंच सकता हूं, और अगर कल ही पहुंचना है तो फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो आपको फ्लाइट तक पहुंचने का भी मैप तैयार करना होगा कि मुझे अब नागौर से फ्लाइट जोधपुर से जाती है तो कैसे मुझे जाना होगा, कितने बजे की फ्लाइट लेनी होगी। यानी कि अगर आपको कोलकाता आपकी मंजिल है और वहां आपको पहुंचना है तो आपको एक मैप, एक नक्शा तैयार करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े बंदरगाह में, सागर में, एक पायलट जब अपनी वो हवाई जहाज, अपनी जहाज उतारता है पानी की, तो क्या करता पता है? मैप तैयार करता है कि मुझे उस तट पर पहुंचना है तो मुझे मैप चाहिए। कि जहाज ऐसे ही चला जाता है, भटक जाएगा वो सागर में कहीं, तो उसको क्या चाहिए? मैप चाहिए। तो ये जो आधे घंटे का सत्र है आपको वो मैप तैयार करके दे सकता है। तो आप बड़े गंभीरता से, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर, सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे पहला यही है कि आपको कहीं से एक वो बात, एक वो क्रांति, एक वो लो मिल जाए जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे आगे का पथ कैसे तय करना है। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पहले पूछता हूं, उसके बाद में बात तय करूंगा आगे की कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। तो मेरा प्रश्न यह है कि एक बूढ़े में और एक जवान में क्या फर्क होता है? कौन देगा इसका जवाब? एक बूढ़े व्यक्ति में और एक जवान में क्या अंतर होता है? हाँ बताओ बेटा। एज फैक्टर को छोड़ दो, है एक्सपीरियंस का, अनुभव का फर्क होता है। वेरी नाइस। और कोई बताएगा? बूढ़े में और युवा में क्या फर्क है? एज फैक्टर को छोड़ दो, एक्सपीरियंस को भी छोड़ दो। एक्सपीरियंस समय के अनुसार अलग अलग होता है। बूढ़ों का आज से 10, 20, 50 सालों का एक्सपीरियंस अलग चीज थी, आज का एक्सपीरियंस अलग है। 500 साल पहले का और ही अलग था, जिस समय 1 रुपए किलो में घी मिलता था, आज 500 रुपए किलो हो गया है। एक्सपीरियंस को छोड़ दीजिए और एज फैक्टर को छोड़ दीजिए। इसके अलावा बूढ़े में और जवान में क्या फर्क है? बच्चे सर हाँ बताओ बेटा। है जैसे कि इसको थोड़ा सा जी, अच्छा हाँ जी, वेरी नाइस। क्या नाम बेटा आपका? कौशल। कौशल ने कौशलता पूर्वक जवाब दिया है। और कोई? मेरी बहनें बताएगी? कोई नहीं बताना? नाराज हो? बूढ़े में और जवान में क्या फर्क है? सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, कोई बड़ा हाई फाई प्रश्न नहीं है। आपने कहा सोच का और शक्ति का, आपने कहा एज फैक्टर एंड एक्सपीरियंस। और कोई? चलो इस पर अपने एक छोटा सा, ये सारे फैक्ट भी हैं, इसके अलावा एक फैक्ट और है। जवान वो है जो आशावादी है और बूढ़ा वो है जो निराशा से जीवन जी रहा है। यानी कि एक 80 साल का व्यक्ति भी, उसके जीवन में आशा है, कुछ करने की क्षमता है और पॉजिटिविटी है, तो वो क्या है? जवान है। और एक 20 साल का युवा जिसके अंदर में कुछ करने की क्षमता नहीं और वो निराशावादी है, रो रहा है, तो वो क्या है? वो बूढ़ा है। अब एक मेरा दूसरा प्रश्न हो रहा है। एक होता है अच्छा जीवन और एक होता है लंबा जीवन। एक होता है अच्छा जीवन और एक होता है लंबा जीवन। अच्छा जीवन और लंबा जीवन, इन दोनों में से अगर आपको एक चुनाव करना हो तो वो चुनाव कैसे करेंगे? हैं?
क्या चुनाव करोगे? पक्का? पक्का? अच्छा, जीवन लंबा होता है कि छोटा होता है? हैं? हैं? कोई तय नहीं है। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहां पर 100 वर्षों की आयु निर्धारित है, मानक 100 वर्षों की आयु है। अब वो 100 वर्षों की आयु, उसमें अगर आपके पास में दुख है तो आपका जीवन बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक दिन लंबा हो जाएगा, एक एक मिनट लंबी हो जाएगी। और आपके जीवन में सुख है तो आपको 100 वर्षों का जीवन भी क्या लगने लगेगा? छोटा लगने लगेगा। हर दिन आपको क्या लगने लगेगा? छोटा लगने लगेगा। जीवन लंबा या छोटा नहीं होता है। सुख में जीवन छोटा होता है और दुख में जीवन लंबा होता है। आशावादी का जीवन सुख में होता है और निराशावादी का जीवन दुख में होता है। बहुत सारे लोग, उनको पता ही नहीं होता कि हम जी क्यों रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, उनको पता ही नहीं कि हम स्कूल आ क्यों रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। एक स्लोगन आप सबने बहुत बार सुना होगा कि एक सफलतम व्यक्ति के पास में भी 24 घंटे होते हैं और एक फेलियर आदमी के पास में भी। प्रधानमंत्री जी के पास कितने घंटे हैं? सर के पास कितने घंटे हैं? आपके पास? और जो जेलों में बंद है उनके पास 24 ही घंटे हैं। किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। 2 आंख, 2 कान, 1 नाक सबके बराबर है। वैसे ही बुद्धि का स्तर भी सबका बराबर है। मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूं, क्या जमीन में से तेल निकलता है? हैं? बोलो ना जोर से, यस या नो। निकलता है? जमीन में से घी निकलता है? हैं? पक्का? श्योर? घी कहां से आता है? गाय से। कैसे? दूध कैसे आता है? घास से। घास कहां से आती है? घी कहां से निकला? निकला ना। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। ये जो जमीन जैसी उपजाऊ है, इस जमीन में जैसे सारे खाद्य पदार्थ, सारे खनिज पदार्थ, सारी चीजें इस जमीन में है, वैसे ही ये आपका जो मस्तिष्क है ना, ये भी उतना ही उपजाऊ है। दुनिया भर की, पूरी यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो कहां हैं? यहां है। पर भाई साहब, हम भी इतने पक्के हैं, भगवान ने दिमाग दिया तो है, पर जैसा का जैसा, नया का नया ले जाकर के प्रभु आपने हमें दिया तो था, पर हमने यूज नहीं किया। ये आपका नया का नया, अब लो पेटी पेटी, हमने यूज नहीं किया। इस दुनिया में 85% लोग, कितने? शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। 15% लोग मात्र हैं जो इसका यूज करते हैं। वो लीडरशिप करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं, वो घर को, परिवार को, देश को, राष्ट्र को, गांव को, और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इस स्कूल को। आज आपको कोई पूछे कि आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, पर क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके स्कूल का लोग कहें कि वो यार वो हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है? शायद प्रधानमंत्री जी के स्कूल के उनके साथी गर्व से कहते होंगे, प्रधानमंत्री जी बोले हमारे साथी हैं सर। अरे स्कूल वाले क्या कहते हैं? अरे वो नरेंद्र मोदी हमारे स्कूल में ही पढ़े हैं। उनको गर्व होता है उनका नाम लेते हुए। उसको वो भाव से, श्रद्धा से जला करके लोगों से कहते कि वो हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो 15% लोगों की सूची में सम्मिलित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या आप ये सुनना चाहेंगे? जिज्ञासा है आपके अंदर? चलो तो एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूं। आप खड़े हो जाओगे। आप हाँ, क्या नाम बेटा आपका? है विकास। ये मोदी जी का आदमी है। विकास का नारा वो ज्यादा लगा रहे हैं।
तो विकास, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। दिल्ली में एक लड़का है रवि, आप उसको जानते हैं? नहीं जानते? क्यों? हैं? दिल्ली नहीं गए तो दिल्ली आज भेज दे, जान जाएंगे आप? दिल्ली हम आज भेज देते हैं आपको, जान जाएंगे उसे? आप उसे क्यों नहीं जानते हैं? हाँ, आप दिल्ली नहीं गए ये फैक्ट नहीं है, आप इसलिए नहीं जानते कि आप उससे कभी मिले नहीं हैं, आपने कभी उसको, आप रवि को इसलिए नहीं जानते कि रवि से ये कभी, अच्छा आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? मिले? उससे भी नहीं मिला। अब विवेकानंद को जानते हैं? विवेकानंद को मिले हैं कभी? बैठो बैठो, वेरी नाइस। विकास ने कहा कि मैं रवि को नहीं जानता क्योंकि मैं उससे कभी, पर विवेकानंद को जानता है, पर सुभाष चंद्र बोस को जानता है। हाँ, क्या बोला? हाँ, यही मैं समझाना चाहता हूं। आदमी अपने नाम से, गांव से नहीं जाना जाता। किससे जाना जाता है? कार्य से जाना जाता है। तो हमें ये चिंतन करना है। अच्छा, अभी आपका कार्य क्या है? मोस्ट काम क्या है? पढ़ना है। अब ईमानदारी से बताइएगा, घर पर 4 घंटे की स्टडी कौन करता है? ईमानदारी का परिचय देना है, झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो घर पे 4 घंटे पढ़ता हो प्लीज वही हाथ ऊपर करे। अच्छा, आप में कहीं ऐसा तो कोई नहीं है ना जो ये कहे कि नहीं सर हम तो 5 घंटे पढ़ते हैं? कम से कम जो 4 घंटे की स्टडी करता हो। अच्छा, 3 घंटे वाले, 3 घंटे, 2 घंटे, अच्छा 2 घंटे में कुछ जागे हैं। कम से कम जो 2 घंटे घर पे पढ़ता हो, 1 घंटे। अच्छा, जो नहीं पढ़ता हो वो हाथ ऊपर करे घर पे। जो नहीं पढ़ता हो, नहीं पढ़ते, इधर आ जाओ थोड़ा सा। नहीं, इसमें भी दिलचस्पी है, शायद इनके पास में कोई जादू की पुड़िया है, इसमें भी कुछ विशेष है। देखो, बोलना नहीं है, सबसे पहले इनके लिए ताली बजनी चाहिए। देखो, इसलिए नहीं कि ये नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कि इनमें सच बोलने की हिम्मत है, ताकत है। क्या नाम बेटा आपका? मनीष, ये माइक लो आप। आप नहीं पढ़ते घर पे, क्यों बेटा? सर बिजनेस करता हूँ पापा के साथ। मतलब आपका पढ़ने में रुचि नहीं है? आपके बिजनेस में रुचि है। हाँ। पढ़ना भी तो बुरी बात नहीं है बेटा, बिजनेस में रुचि है तो उसमें ही माइंड को घूमना। उसी में ही। क्या बिजनेस आपका? टेंट का काम है। किसका? टेंट। टेंट का। आप कौन सी क्लास में बेटा? अभी 11th में है। आपका टेंट का काम है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जो काम आप कर रहे हैं ना, उसको आप बहुत सही तरीके से और एकदम नई आइडियोलॉजी के साथ में आप उसको कम परिश्रम में कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टेंट का काम का भी एक लेवल है, 0 का और 100 तक का, तो उसके लिए भी स्टडी की बहुत आवश्यकता है। तो आप काम करिए, पर प्लीज एक गुरु का वाक्य मानिएगा, पर स्टडी करिए, वो आपके बहुत काम आएगी। बहुत धन्यवाद। पर मनीष ने सत्य बोला। पर एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जो घर पर 4 घंटे की पढ़ाई नहीं करते हैं ना, आगे चल करके उनको 16 घंटे का परिश्रम करना है। कितने घंटे का? अब 16 घंटे का ठीक है कि 4 घंटे वाला ठीक है? आपका सबसे जरूरी काम है पढ़ना, और आपके पास में पूरे दिन में घंटे कितने हैं? अच्छा, सोने के लिए कितने घंटे चाहिए आपको? कम से कम 8 हैं? 7, 8 ले लो, 8 मान लो। कितने घंटे? अच्छा, नाना धोना खाना, इसके लिए कितना घंटा लगता है मिनिमम? है लड़कियों का तो 2 मान लेते हैं, आपका कितना लगता है? देखो, लड़कियों का तो आधे घंटा तो बाल में, फिर आधे घंटा मेकअप में, हाँ,
ये बात जब आप कब शादी हो जाएगी ना तब पता पड़ेगी। हाँ, रात को कहकर के सोओगे ना कि कल पहली गाड़ी में चलना है, तो भी पहली गाड़ी निकाल ही देगी। हाँ, तो मजाक कर रहा हूं आपको हंसाने के लिए। लड़कियां ही हैं जो सबको संभालती है, घर में औरत ही होती है जो सब कुछ संभालती है, पुरुष के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ने में, सोने में कितना, खाने पीने में, नहाने में 2 घंटे मान लो, 1 नहीं 2 मान लो, कितना हुआ? 2 घंटे आपके मनोरंजन के लिए मान लो, खेलना, मोबाइल, दोस्तों के साथ, कितना कितना हो गया? 12। स्कूल कितने घंटे आते हो? तो 12 में 6 और जोड़ दो, अब कितने बच गए? अब उन 6 घंटे का हिसाब क्या है आपके पास? इतनी सी बात अगर आपने गहराई से समझ ली, गंभीरता से समझ ली, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। और ये बात समय नहीं आई, आपने अक्सर सुना होगा, गुरुजी भी बताते होंगे, दुनिया की हर चीज वापस लाई जा सकती है, बस एक ही चीज है जो वापस नहीं आती, और उसका नाम है समय। आज हमारा सबका सबसे श्रेष्ठ उत्तम काम है समय, पढ़ना। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, इस 25 साल का महत्व आपने नहीं समझा, आगे के 75 साल आपके बहुत दुखी होने वाले हैं। जो आप पिक्चरों में देखते हो, फिल्मों में देखते हो, उसमें 1% रियलिटी होती है, 99% झूठ होता है। एक बात गहराई से समझ लेना, आप जो फिल्मी दुनिया जो मोबाइल पर रात दिन देख रहे हो ना कचरा, इसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी जब घर में पीपे में आटा नहीं होता है ना, तो रियलिटी उस समय समझ में आती है। जब घर में कोई बीमार होता है और दवाई के पैसे नहीं होते हैं ना, तो रियलिटी उस समय इफेक्ट करती है कि दुनिया कैसी है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, अभी वो एक पिक्चर मैंने 4 साल के बाद में देखी, मैं 1 घंटे तक हंसा। एक फिल्म थी ऑल इज वेल, क्या नाम था उस फिल्म का? 3 इडियट। देखो मजे की बात, देखो उनसे बड़े इडियट तो हम हैं। वो 3 इडियट हमारे लिए कहा उन्होंने। इडियट का मतलब क्या होता है? मूर्ख, बेवकूफ। और उस फिल्म का नाम क्या है? 3 इडियट। बेवकूफ जो वो 3 इडियट हैं, वो इतनी रियलिटी है कि वास्तव में वो मूर्ख ही है, वो बेवकूफ ही है। और फिल्म ने क्या दिखाया? एक पढ़ने वाला बच्चा, उसका क्या नाम था? नहीं है यार, फिल्मों का बड़ा नॉलेज है आपको यार। हाँ, चतुर। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको वो बेवकूफ दिखा रहे हैं। पढ़ने वाला बेवकूफ होता है क्या? आप सब लोग पढ़ रहे हो, आप बेवकूफ हो गया। और जो किसी दूसरे के घर जाकर के बिना बुलाए खाने खा लेता है, किसी दूसरे के घर पे जाकर के घर के आगे गंदगी कर देता है, शराब पी रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, उसको क्या बताया गया? समझदार। और जो पढ़ रहा है उसको क्या बताया गया? आप सोचिए कि फिल्में और सोशल मीडिया आपको क्या परोस रही है। एक षड्यंत्र के तौर पर भारत के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। आप अपना थोड़ा सा आईक्यू लेवल नहीं है, आपका बुद्धि का स्तर इतना नहीं है कि हम समझ पाए कि यार ये जो कर रहे हैं क्या एक सभ्य आदमी करेगा। और जो पढ़ाई कर रहा है उसको उसने बेवकूफ बताया। हमें अपने जीवन को, अपने जीवन के अस्तित्व को गहराई से समझना है। अगर आपके जीवन में दुख रहेंगे, तकलीफ रहेंगे, आपको ये जीवन बोझ लगने लगेगा। आप इस जीवन का आनंद तभी उठा सकते हो जब आपके जीवन में हैप्पीनेस है, आपके जीवन में खुशी है, आप सही समय पर सही काम करते हैं, तब आपके जीवन में हैप्पीनेस आती है। गलत समय पर गलत काम करेंगे तब आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं आ सकती। गलत समय पर सही काम भी नहीं हो सकता। आज आपका सही समय है और पढ़ने का समय। मेरे कुछ सीधा सीधा जवाब देना, 10 साल बाद में ये रहेगा क्या? 10 साल बाद में आपसे कोई कहेगा क्या स्कूल जाओ, पढ़ लो, कुछ बन जाओ? उसके बाद में तो बन गए, वैसे फिर जीवन वैसे ही चलना है। 5 साल बाद में
आज आप सोचते हो कि बढ़िया सी कटिंग हो जाए, बढ़िया मोबाइल मिल जाए, ब्रांडेड जूते मिल जाए, ब्रांडेड पैंट मिल जाए। आपकी सोच अगर इन चीजों में उलझी है तो एक बात मेरी गहराई से ले लेना और लिख लेना, ये चीजें सिर्फ आपको 5 साल सुखी कर सकती है। कितने साल? ओनली 5 साल। 5 साल के बाद में जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कटिंग और मोबाइल ये खुशी नहीं दे सकते। उसके बाद में जो उलझने जो जीवन में आती है ना, जो चैलेंज जो जीवन में आते हैं ना, आदमी को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसलिए सही समय पर सही काम करें। आज आप सही तरीके से विद्या अध्ययन करें, पढ़ाई में अपना समय दें और एक सफल अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं तो आज मैं एक आपको महामंत्र दे करके जाना चाहता हूं। एक महामंत्र सफल व्यक्ति के लिए, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो अपने जीवन में वास्तव में सफल होना चाहता है ओनली उनके लिए। हमारे यहां पर जो भी चीज ज्ञान हमारे अंदर में आता है 3 तरीके से आता है। कितने तरीके से? भगवत गीता का एक श्लोक है, आप मेरे साथ में पीछे पीछे बोलेंगे। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार किसे कहते हैं? भोजन को। आहार 3 तरीके से लिया जाता है। हमारे शरीर में 3 तरीके से आहार जाता है। आप जो खा रहे हो, आप जो देख रहे हो और आप जो सुन रहे हो। गांधी जी के 3 बंदर देखे आपने, है ना? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत। यानी कि उस महापुरुष ने वर्षों पहले ये नारा कितनी समझदारी से दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये 3 चीजों की कला अगर व्यक्ति को आ गई, ये 3 चीज अगर हम ठीक से सीख गए, ध्यान से सुनना मेरी बहनों, 3 चीज अगर हम ठीक से सीख गए तो हमारा जीवन हैप्पीनेस हो जाएगा, खुशियां हमारे पीछे पीछे आएगी। सबसे पहले कि हम खा क्या रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। आज नौजवान युवक 20-25 साल का बच्चा गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है। उसको ये पता ही नहीं कि यार मेरी इसकी वैल्यू क्या है, मैं क्या खा रहा हूं, क्या इसी के लिए मैं आया हूं। पहली चीज हमें इस पे ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरा, हम क्या देख रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? ईमानदारी से जवाब देना। पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? लगभग सबके पास में। कोई बुरी बात नहीं है, मेरे पास 2 हैं, कोई बुरी बात नहीं है मोबाइल रखना। किस किस के पास है मैं यही पूछ रहा हूं। पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? पूरे पूरे हाथ ऊपर करो ना यार, जिसके पास में है। कई तो देख देख के कर रहे हैं पीछे की वो कर रहा है क्या? जो पीछे देख रहे हैं ना, वो पीछे ही देखते रहेंगे जीवन पर्यंत। पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। नहीं है? अच्छा, मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है बेटियों? बाकी सब। कई लड़के कह रहे सर मम्मी का नहीं, हम तो पापा का चलाते हैं। मोबाइल आपके पास में है, फ्रीडम है। अब आपको ये तय करना है कि उसमें आपको देखना क्या है। दुनिया भर की बहुत सारी अच्छी चीजें उसी में है और दुनिया भर का कचरा भी उसी में है। अब डिसाइड क्या आपके पास में ये कंट्रोल है, तभी आपके पास मोबाइल यूजफुल है, वरना वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। किससे ज्यादा? कैंसर का भी इलाज है, इसका इलाज नहीं है। तो आपके पास में मोबाइल है तो आप उसमें क्या देख रहे हो, और तीसरी बात आप क्या सुन रहे हो। इन 3 चीजों से हम आहार लेते हैं और इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर। इसलिए खाने का ढंग, देखने का ढंग और सुनने का ढंग, ये 3 कला हमको आ गई तो समझ लो कि हमारा काम बन जाएगा। और 5 साल जो आपका काम है वो काम आप विशेष तरीके से करें। ये जो स्लोगन मैंने आपको बताया, एक सूत्र जो दिया, आहार शुद्धो
सत्व शुद्धि। मैंने ये कहां से दिया पता है आपको? बोलो ना, भगवत गीता से। इस बात को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि दुनिया में जितने मोटिवेशनल स्पीकर आप सुनते हैं वो सारे के सारे भगवत गीता से ही बोलते हैं। दुनिया की टॉप मोस्ट 128 देशों की यूनिवर्सिटियों में अगर कोई किताब चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी किसी भी भाषा में पढ़ाई जाती है तो उस किताब का नाम है भगवत गीता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन, आप अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी को आज ही जाकर के गूगल पे पढ़ लेना। अब्दुल कलाम साहब को पूछा गया कि आप जीरो से हीरो, एक गरीब परिवार में जन्म करके, आदिवासी क्षेत्र में जन्म करके भारत का उच्चतम पद, राष्ट्रपति पद, प्रथम नागरिक का श्रेय आपको कैसे मिला? तो उन्होंने ये पूरा का पूरा श्रेय किसको दिया पता है? भगवत गीता को दिया। नॉट ए रिलीजन बुक, ये किसी रिलीजन संबंधित किताब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक किताब है। क्या है? मनोचिकित्सक बुक है। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, क्या खाना, क्या पाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह, जीवन के जितने एक्सक्यूज प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किसमें है पता है? भगवत गीता में। एज ए मैनुअल, यूजर बुक, गाइड बुक, मोबाइल के साथ, प्रेशर कुकर के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ मैनुअल आता है ना, वैसे ही है। भगवान ने ये हमारे लिए मैनुअल दिया है। हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, हम अपने आप को एक सफल व्यक्ति कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर में 700 सूत्र हैं। कितने? 700 सूत्र हैं। और मेरी नजर में यह है कि अगर किसी ने इसको पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, तो आध्यात्मिक में कुछ और जानना, जीवन की वास्तविकता में कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। इतनी पावरफुल किताब है, पर जितनी पावरफुल है उतनी टफ भी है, जितनी टफ है उतनी चैलेंजिंग भी है। और जो चीज जितनी चैलेंजिंग होती है वो उतनी बोरिंग भी होती है। चीज बोरिंग कब होती है? जब हमारे समझ में नहीं आती है। और यही इतनी इंटरेस्टिंग है, जब समझ में आने लग जाए तो दुनिया में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। बोरिंग लगे मतलब हमारे बुद्धि का लेवल इस तक पहुंचा नहीं है। पर आज अगर युवा कुछ चीज को खोजना चाहे और उसको ठीक से जानना चाहे तो साधन भी अवेलेबल है। आज तो मोबाइल, यूट्यूब ऐसा साधन है, दुनिया का कोई भी नॉलेज हम तुरंत ले सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, नर्सरी से लेकर LLB MBA तक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? एक किताब उसमें इंक्लूड करिए जिसका नाम है, अपने 24 घंटों में रोज 20-25 मिनट एक बात का आप चिंतन करिएगा। फिर आप सोचिए कि मैं आपको आकर के इतना परिश्रम करके आज 1 साल से मैं चल रहा हूं, लाखों बच्चों से मैं मिला हूं, ये परिश्रम किसके लिए है मेरा? अगर भगत सिंह ये सोच ले कि मैं क्यों मरूं, फांसी पर क्यों चढ़ूं, तो शायद आज हमारे देश का नक्शा दूसरा होता। अगर महाराणा प्रताप ये सोच ले कि मैं घास की रोटी क्यों खाऊं, मान सिंह ने आकर के प्रलोभन दिया था उसको कि भाई तू भी मुगलों के सामने अपना सर झुका दे, एक राज्य तुमको भी मिल जाएगा। महाराणा प्रताप ने कहा, मान सिंह अगर कोई दूसरा होता ना अभी ये बात कहने वाला तो मैं उसके भी तक गर्दन उड़ा देता, पर तू है इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। अगर वो सोच लेते कि मैं भी अपनी ऐशो आराम से जीवन जी लूं, घास की रोटी क्यों खाऊं, तो शायद हमारे राष्ट्र का नक्शा दूसरा होता। मुझसे पर्सनली कोई प्रश्न करे कि आपका सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के युवाओं से करता हूं, यानी कि आप सबसे करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई फेलियर हो, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई दुखी हो, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई आत्महत्या करे, सुसाइड करे। कोटा में आए दिन सुनते हो आप, कोई 4 बच्चे मर गए, 2 बच्चे मर गए, कितने एक्टर, कितने बड़े बड़े अफसर सुसाइड, आत्महत्या कर लेते। क्यों? क्योंकि उनके पास में बुद्धि बल तो होता है, बाहुबल तो होता है, पर मनोबल नहीं होता है। और इस दुनिया में जीने के लिए बाहुबल और बुद्धि बल से भी ज्यादा आवश्यक है मनोबल, आत्मबल। और मनोबल और आत्मबल का एकमात्र स्रोत है जिसका नाम है भगवत गीता।
तो क्या आप अपने मनोबल के लिए, अपने उच्चतम शिखर के लिए रोज 20, 30, 50 मिनट जो दोस्तों को देते हो, मोबाइल को देते हो, फालतू की चीजों को देते हो, क्या भगवत गीता को नहीं दे सकते? देना चाहिए हमको अगर हम सफल होना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज ये किताब अगर मैं आपको गिफ्ट करूं तो आप लेंगे? कौन कौन लेगा? पॉकेट में मिल रही इसलिए, तो पढ़ने के लिए पक्का पक्का। कौन कौन पढ़ेगा? हाथ पूरा ऊपर करो यार, तुम आलसी बहुत हो यार। हाँ, प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करना पड़ेगा। सबकी फोटो ले लेना, इन बहनों की भी लेना। हाँ, अब नीचे करो। आपकी ऊर्जा देखते बनती। अभी मैं एक स्कूल में गया तो टीचर ने बच्चों से कहा कि भैया जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ ऊपर करे, उसको मैं साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक ने इतना किया, एक मेरे जैसा आलसी यूं बैठा था। सर ने कहा तुझे साइकिल नहीं चाहिए? बोले गुरुजी साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। हाँ, उसी को ही साइकिल मिले। तो आप सबको ये किताब मैं आज गिफ्ट देकर के जा रहा हूं। इसको कहां रखेंगे? कौन बोला? स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो बेटा? कहां रखते हो? इसको कहां रखना है? ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, कभी भी इसको पढ़ना है। इसलिए कहां रखेंगे? स्कूल बैग में। जब भी मन करे एकांत में हो, एक चैप्टर पढ़ना। बोरिंग बहुत है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, क्या लिखा छोड़ो यार, नहीं पढ़ना। पर एक एक श्लोक में एक एक लेसन है, उस लेसन को ढूंढने का प्रयत्न करना। रोज YouTube पे एक श्लोक डालना और इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या, इसका पूर्ण लेसन क्या है, उसको सीखना। फिर देखना आपके जीवन में ज्यादा नहीं 6 महीने में ही इतना परिवर्तन आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं यार कि मैं इतना सफल कैसे हो गया। रोज इसको पढ़ना। और ऐसा भी नहीं हो कि कल स्कूल आओ, मनीष कल स्कूल आओ, मनीष कहाँ है? हाँ, मनीष कल स्कूल आओ और पढ़ेंगे ना आप गीता। और कल स्कूल आओ और टीचर कहे कि मनीष होमवर्क किया? मैं तो गीता पढ़ रहा था। ऐसा नहीं करना है। और ये भी नहीं करना कि दादी को ले जाकर कह दो किलो में क्या लाए हो। इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना भी है। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। 2 महीने के बाद मैं फिर यहाँ नागौर आ रहा हूँ। कितने महीने के बाद? आप मुझसे मिलना चाहेंगे? 2 महीने बाद सर आ सकता हूं? 2 महीने बाद मिलेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? आज मैंने आपसे कई सवाल किए। अगली बार जब आऊं तो आपके पास में 100 सवाल होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए। और वो भी किस में से? आप जो इसको पढ़ने बैठेंगे ना तन्मयता से, आपके मन में सवालों का समुद्र उमड़ेगा। आप राइटिंग में लिखना उसको। और जब भी हम मिले या कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति मिले, उससे पूछना कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो कब मिल रहे हैं? 2 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, पर आऊंगा। और किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? तो आज ये किताब आप सबको मैं गिफ्ट कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।